रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ जो है इस वक्त जारी है और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो खेल रहा है। और जनाब, अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, स्टैटिस्टिक जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो अब तक मैचेस हुए हैं वो जनाब 111 मैचेस हुए हैं। 71 यानी 71 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने में कामयाब रही है ओडीआई के, और 36 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं। एक मैच टाई हुआ है और 3 मैचेस जो हैं वो उसका रिज़ल्ट नहीं आया। यानी अगर आप तनासुब देखें तो 66% जो है ऑस्ट्रेलिया ने मैचेस जीते हैं, जबकि 34% जो है पाकिस्तान की टीम ये मैचेस जीतने में कामयाब रही है। और जनाब, जो लास्ट सीरीज़ हुई थी 2024 में वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से शिकस्त दी थी। और इससे कबल जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। और जो मैंने जिक्र किया कि 2024 में जो सीरीज़ हुई थी उसमें जनाब मेलबर्न में जो मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 2 विकेटों से जीतने में कामयाब रही थी। एडिलेड में जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, जबकि पर्थ में जो मैच हुआ था तीसरा, यानी 3 मैचों की सीरीज़ हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान ने जनाब 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। तो जनाब, आप समझ सकते हैं कि अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं और हालिया रिकॉर्ड पे जाएं तो उसमें तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ निस्बतन बेहतर है। लेकिन अगर आप मैचेस की बात करें मजमूई तौर पे तो उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को बरतरी हासिल है। देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है इस सीरीज़ में क्या परफॉर्मेंस पेश करती है। पाकिस्तान की टीम में जनाब साइम अयूब और फ़खर जमान जो है इंजरी के बायस जो है वो टीम में शामिल नहीं है, जबकि उस्मान खान जो है तबीयत की ख़राबी की वजह से टीम में शामिल नहीं है। और उसके अलावा रिजवान जो हैं उनको जो है बाकायदा ड्रॉप किया गया है। तो ये है सूरत हाल। लेकिन दूसरी जानिब जनाब अहमद दानियाल हैं, रोहिल नज़ीर हैं, इरफात मिनास हैं, उनकी शमूलियत जो है वो बड़ी अच्छी और मतलब बेहतरीन करार दी जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि टीम में शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ़ की शमूलियत जो है वो भी हुई है, और इस पर जो है बहुत से नाक़िदीन जो हैं वो मतलब उनकी रिजर्वेशन है और वो जो है तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें तो जो आपको पता है कि पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है और जोश हैज़लवुड नहीं है, और उसके साथ ट्रेविस हेड नहीं है जिनका अभी आईपीएल में तनाज़ा हुआ था वो विराट कोहली के साथ। और उनके अलावा जनाब मिचेल मार्श जिनको टीम का कप्तान बनाया गया था पैट कमिंस की जगह, तो वो भी जनाब ज़ख्मी हो चुके हैं, वो भी टीम में शामिल नहीं है। और जोश इंग्लिश हैं उनको जो है ऑस्ट्रेलियन टीम का इस वक्त कायम मुकाम जो है कप्तान बनाया गया है। देखना यह है कि बहैसियत कप्तान जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। और जनाब आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है 12 जून से जो है इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। इवेंट में 12 टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। जनाब पाकिस्तान की जो वीमेंस टीम है वो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, भारत और नीदरलैंड के साथ शामिल है। फातिमा सना जो है पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की क़यादत कर रही हैं। हालिया महीनों में जो सीरीज़ हुई उसमें उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही और उन्होंने T20 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया, और उसके साथ साथ जनाब उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। 24 रोज़ तक जारी रहने वाले वीमेंस वर्ल्ड कप में जनाब 33 मैचेस खेले जाएंगे। और मैं ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वीमेंस की वो रिकॉर्ड 6 मरतबा जो है आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही है T20 का, जबकि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं एक मरतबा इस मतलब इवेंट को अपने नाम कर चुकी हैं। और न्यूजीलैंड की टीम चूँकि लास्ट टाइम जीतने में कामयाब रही थी, इस तरह वो जो है इस मरतबा अपने एज़ाज़ का दिफा करेगी। और जनाब दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम जो है इन दोनों जापान में अंडर 18 एशिया हॉकी कप में शिरकत कर रही है। आसाम हैदर जो हैं पाकिस्तान की टीम की क़यादत कर गए हैं, जबकि ओलंपियन कमर इब्राहिम जो हैं टीम के हेड कोच हैं। और बड़ी अच्छी मतलब ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने अपने पहला मैच में जो कि अंडर 18 एशिया कप हो रहा है उसमें
चीन की टीम को 3-0 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान की टीम मलेशिया और बांग्लादेश से अपने मैचेस खेल रही थी। तो देखना ये होगा कि क्योंकि हमारी टीम काफ़ी गैप के बाद जो है अंडर 18 हॉकी में एशिया कप खेल रही है, तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है क्या होती है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है वो जनाब प्रो लीग के मैचेस खेलने के लिए जाएगी, और उसके मैचेस जो हैं वो बेल्जियम और इंग्लैंड से होंगे। और इससे कब जो 4 मैचेस हुए थे आपको याद होगा, उसमें पाकिस्तान की टीम जो है मतलब हर टीम से 2-2 मैचेस हुए थे, तो 8 मैचेस हार गई थी। लेकिन अब जो बेल्जियम, स्पेन, भारत और इंग्लैंड के साथ 2-2 मैचेस हैं, देखना ये है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है कैसी होती है, हमारी टीम ने कितना मतलब है कि उससे इम्प्रूव किया है। बहरहाल इन्हीं उमूर पे गुफ्तगू होगी। जनाब क्रिकेट के लिए बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर आरिफ वहीद साहब हैं, जो कि ज़ाहिर है आपको याद होगा कि इससे कबल भी वो हमारे इन प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहे हैं, और उनकी बड़ी मतलब एक एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा उनका एक्सपोजर है। और इससे कबल भी मतलब जो टीमें मतलब पाकिस्तान की एक दफ़े जो इंडोनेशिया में गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने वो मैनेजर रहे थे पाकिस्तान की टीम के। और इसके साथ साथ जनाब वो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, और जैसे मैंने बताया रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची जोन 1 के वो सेक्रेटरी हैं। और 2018 जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, एशियन गेम्स जो कि इंडोनेशिया में हुआ थे, उसमें पाकिस्तान का जो स्क्वाड था क्रिकेट का उसके वो मैनेजर थे। और सीपैक टाकरा थाईलैंड में हुआ, उसमें पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, जबकि चेयरमैन है वो सिंध खो खो एसोसिएशन के। तो जनाब देखें कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेट में जो है उनकी बड़ी ठीक ठाक ग्रिप है, और देखना होगा कि मतलब क्रिकेट की टीम, हमारी जो टीम है जिसकी हालिया मतलब कि महीनों में सालों में परफॉर्मेंस वो नहीं है जो कि होनी चाहिए, हम उनसे बात करते हैं। आरिफ वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जनाब ये क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश से हार जाती है मुसलसल सीरीज़, और अब जो है ऑस्ट्रेलिया से उसको मतलब 3 मैचों की सीरीज़ खेल रही है। आप क्या समझते हैं इस बांग्लादेश से शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान की टीम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं? गो कि वो मतलब ज़ाहिर है बांग्लादेश से थी, ये ऑस्ट्रेलिया से है। नंबर ऑफ़ मैचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं। ये ज़रूर है कि लास्ट सीरीज़ हमने इनके ख़िलाफ़ जीती थी। किस तरह से देखते हैं, उनके भी टॉप के कुछ खिलाड़ी नहीं हैं और हमारे भी कुछ खिलाड़ी इस सीरीज़ में शामिल नहीं है, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि हमारे यंगस्टर जो हैं, नए जो खिलाड़ी थे, उनको इसमें मौका दिया गया है। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारी जो पिछले दिनों जो टीम की कारकर्दगी रही है क्रिकेट की, और ख़ासतौर पर बांग्लादेश टीम के ख़िलाफ़, तो ये बड़ी लम्हा फ़िक्र ही है, क्योंकि इससे पहले हम अक्सर बात किया करते थे कि हमारी टीम कभी इंडिया से हारती है या ऑस्ट्रेलिया से आती है, साउथ अफ्रीका से आती है, तो हम लोग बात करते थे कि हमारी टीम की कैटेगरी शायद चेंज हो गई है, इन टीमों से जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। मगर अब ये जो बी कैटेगरी की जो टीम्स आती हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, अब ये टीयर्स 2 जो कहलाती हैं सारे इसमें, अब इन टीमों से भी अगर हम इस तरह के से हारेंगे, इसमें मुसलसल 4 टेस्ट उस टीम से हार गए, जिस टीम ने तकरीबन अब जब अपने टेस्ट जब शुरू किए थे बांग्लादेश ने, तो 34 टेस्ट में से वो 33 टेस्ट हार चुकी थी। तो उस टीम से हम इस तरह 4 टेस्ट हार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश की क्रिकेट ने कहाँ तक इम्प्रूव किया। और हमने तो बांग्लादेश को क्रिकेट खेलनी सिखाई थी जनाब। बिल्कुल, यही फर्क बताता है कि जो 33 टीम जो है 34 टेस्ट में से हारने वाली टीम आज कहाँ खड़ी हुई है। तो इसमें बड़ा क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी जाता है। जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई ग्राउंड के अंदर, जिस तरीके से वो जेल नज़र आए, उनकी टीम के अंदर भी 4-4 कप्तान खेल रहे थे, मगर 4-4 कप्तान एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हमारी टीम में भी 4-4 कप्तान खेल रहे थे, मगर वो स्पिरिट और वो जेल जो वो सपोर्टिंग जो रोल होने चाहिए सीनियर्स खिलाड़ी का, वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। यकीनन इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिन पे बहुत टाइम लिया था, और आप भी अक्सर बेशर बात करते रहते हैं। इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आइंदे आने वाली सीरीज जो है हमारी वेस्ट इंडीज़ से, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ही सिर्फ इस वक्त दुनिया में वही टीम है जो हमसे थोड़ी सी नीचे है। हम 8वें नंबर पे, वो 9वें नंबर पे। तो अगर इससे भी रिजल्ट, अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी अगर इतना रिजल्ट नहीं इतना अच्छा आता, खुदा न खास्ता, तो फिर आप देखेंगे अपनी क्रिकेट आपकी कहाँ खड़ी हुई है, और इस पर यकीनन बात की चाहिए, और इसका पूरा एक सिस्टम बन जाइए। तो हम बात करते रहेंगे जब तक यकीनन सिस्टम की अक्सर बात करते हैं टीमों में चेंजिंग। इसका मतलब ये कि ये सिस्टम की खराबी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, हमें असल में रूट कॉजेज़ पे नहीं जाते, हम फौरी तौर पे मतलब कुछ करना चाहते हैं। एक आध जैसे बात हो रही है कि जी शान मसूद को हटा दें, बेशक आप हटा दें, लेकिन क्या मसले का हल है ये?
ये हमें सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने रियाजुद्दीन साहब, क्योंकि हमारे पास जब तक ये किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो वो स्पोर्ट्स मजबूत नहीं होगा। बजाय इसके कि हम फलां को हटा दें, चेंज कर दें, और हम चेंजिंग करते रहें। हमने इतनी ज़्यादा 2-3 साल के अंदर तजर्बात किए हैं, तजर्बात की भरमार की है। जिस तेज़ी के साथ हमारे यहाँ टेस्ट कैब दी जाती है, ये वो दुनिया में कहीं भी दी जाती। तो ये जिस तरीके से तजर्बात हमारे मुसलसल हो रहे हैं, तो इसके बावजूद ही हमारे स्पोर्ट्स में, खासतौर पर क्रिकेट में, वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रही है, मुसलसल वो डिक्लाइन का शिकार है। अब जितने जो आपने बात किया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के, जो आपने जो मुआवजना किया कि 66% उन्होंने जीते हैं, ये उस दौर के अंदर 66% था जब पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर हुआ करती थी। जी। ये उस दौर के ज़्यादातर जो है ये फतुहात ने ऑस्ट्रेलिया के, उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी। तो अब चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हुई हैं ऑस्ट्रेलिया की भी, मगर चूंकि ऑस्ट्रेलिया आपने जैसे बताया कि आपने चार उनके अहम खिलाड़ी नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं आ रहे, मगर हमने अक्सर देखा है जब बड़ी टीम कोई पाकिस्तान का दौरा करती है तो उनके अहम खिलाड़ी नहीं आते। ये क्या वजूहत है कि वो अपनी ए टीम को नहीं भेजते और बी टीम को अक्सर यहाँ पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का सामना करना अच्छा, पड़ता ये है। उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है या इत्तेफाकिया हिस्सा होता है? हम तो देख रहे हैं कि हमेशा इसी तरह से होता रहा है। देखिए, अगर एक आध दफा हो तो आप बोलें कि हम्म, इत्तेफाकिया होता रहा, हम्म, मगर आपने पिछली कई सीरीजें देखी तो उसके अंदर टीमें प्रॉपर पूरी नहीं आई हैं। तो बहरहाल ये कि क्रिकेट क्रिकेट है और इसको, स्पोर्ट्स को और मैच को मैच की तरह लेना चाहिए। मगर जहाँ ऑस्ट्रेलिया के अहम खिलाड़ी नहीं आ रहे, तो वहाँ पाकिस्तान के भी 3 अहम खिलाड़ी मिसिंग हैं पाकिस्तानी टीम में, जिन पर बड़ा दारोमदार होता है वनडे पे। खासतौर पर फ़खर जमान है, साइम अयूब हैं, फिर उस्मान भी अब उस्मान बीमार हो गए हैं। तो और यकीनन रिजवान को से बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल, ये तो रिजवान को बाहर कर दिया गया कारकर्दगी पे। तो ये बड़ा फर्क होगा। तो मैं समझता हूँ टीमें बैलेंस है, और पाकिस्तान को होम क्राउड का, होम पिचेस का एडवांटेज है आपके पास, ये सारी इन चीज़ों के एडवांटेजेस हैं मतलब बांग्लादेश को। होम क्राउड, होम ग्राउंड है नहीं। जी होम मतलब एक पूरी कंडीशंस जो है आपके अपने बिल्कुल, इख्तियार बांग्लादेश में। में जब आप हारे तो एक वजूहत ये भी दिया रही थी, कोई टीम ये जो है पिच को सही तरह रीड नहीं कर पाए, 2 दफा टॉस जीतने के बाद भी उसकी विकेट से डर गए कि उस पर घास नजर आ रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था सारा वहाँ पर। वो एक नॉर्मल विकेट होती है बांग्लादेश के अंदर, इतनी घास होती है, मगर उसको लेके बैठ के तो फिर ये थोड़े से जब डिसीजन इस तरह से होंगे, तो आपको यहाँ तो आपके पास होम सारे एडवांटेजेस हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि होम एडवांटेजेस से फ़ायदा उठाने के ये मौका अच्छा है कि आप थोड़ी सी क्रिकेट को इम्प्रूव देखिए ना, करें। बांग्लादेश ने अपने होम जो मतलब कंडीशंस थी उनसे फ़ायदा उठाया और वो सीरीज जीत गए। गो के उनमें मतलब एक नई चीज़ नज़र आती थी जीत के लिए। बिल्कुल, वो तो सारी हमने देखा कि वहाँ पर उनका जो है स्पिरिट जो होती है, टीम स्पिरिट जो है उनके, वहाँ का क्राउड का भी, सारी चीज़ें वो मज़ीद बहुत बेहतर नज़र आई हैं। और ये देखें कि आप जिस तरह मुशफ़िक़ रहीम जिस तरह से अपने नए कप्तान को सपोर्ट करते हो, सही। 23 साल से तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस सही। दफ़ा भी उन्होंने 253 रन किए, और जिस तरीके से उनका सपोर्टिंग रोल रहा, तो ये बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है किसी भी टीम को बूस्टअप करने के लिए। सही। बिल्कुल, देखिए मतलब फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, आपको खेलते हुए नज़र आना चाहिए। हम तो इत्तेफाक से तीनों फॉर्मेट में लगता है ऐसा कि बस कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, जब सारी चीज़ें डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, तो ये हमारी चाहे वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो या T20 हो सारा, तो इसके अंदर जब ये सिस्टम आपका ख़राबी होगी, और ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम अक्सर बात करते हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे क्लब क्रिकेट की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपके पास क्लब लेवल, जिसको आप ग्रास रूट लेवल कहते हैं, जब तक आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बेहतर नहीं करेंगे, इनको खेलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके नहीं देंगे। गो के इस दौर के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और सही। बहुत ज़्यादा क्रिकेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। तो सही। इसमें क्रेडिट यकीनन बोर्ड को या हुकाम का भी जाता है, जिस तरीके से वो क्रिकेट से आते हैं। मगर कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें खराबी हैं जिस पर बैठ के बात की जानी चाहिए। सही। कहीं ना कहीं कट डाउन होते हैं, लूप होल्स होते हैं, तो बजाय इसको कि आप बोलें कि नहीं जी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो उसको आंखें खोल के देख लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हम खराबी, जिसमें स्टेक होल्डर्स जो यहाँ पर जो रीजन के होते सही। हैं जिम्मेदार, तो उनके साथ बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जानी चाहिए बात कि की। मजीद क्रिकेट इम्प्रूव होगी। तो सिर्फ जब तक ग्रास रूट पे इम्प्रूव नहीं होगी, तो ये कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। सही। बिल्कुल जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
तो फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया था इब्तिदा में कि पाकिस्तान अंडर 18 टीम जो है इन दिनों एशिया कप में शिरकत कर रही है, जो कि जापान में हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में चीन को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी थी। और अब मलेशिया और बांग्लादेश की टीम जो हमारे ग्रुप में, उनके साथ मैचेस खेले जा रहे थे। और जनाब ख़ास तौर से हॉकी पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आसिफ अहमद ख़ान को, जनाब जिनके क्रेडिट पे 2 गोल्ड मेडल हैं, 3 ब्रॉन्ज़ मेडल हैं। उनका इंटरनेशनल हॉकी कैरियर था वो 5 साल तक जारी रहा। गो कि इससे ज़्यादा भी खेल सकते थे, लेकिन आपको पता है कि बाज़ खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती होती है और वो फिर ज़ाहिर है आगे नहीं खेल पाते। 1993 से लेकर 1998 तक उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी खेली और ये उन पाकिस्तान के चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जो इब्तिदा से, यानी अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 मतलब खेल के फिर ये सीनियर टीम में इन्होंने जगह बनाई। और इनके क्रेडिट पे जनाब जो गोल्ड मेडल हैं उसमें जनाब जूनियर एशिया कप का गोल्ड मेडल है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो 1994 में हुई थी लाहौर में उसका गोल्ड मेडल, और प्रो ओलंपिक एटलांटा में हुआ था 1996 में, उसका गोल्ड मेडल है। आसिफ अहमद ख़ान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब? बड़ा कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, चाहे मतलब चीन की टीम को शिकस्त दी है। अच्छी इब्तिदा है। और जो हमारी टीम जो अंडर 18 एशिया हॉकी कप में काफ़ी अर्से के बाद शरीक है, क्या कहेंगे? बहुत खुश आइंद बात है। डेफिनेटली रियाज भाई, एक ये लड़कों का फर्स्ट एक्सपोजर होगा। आई थिंक मोस्टली लड़के जो है ना ये अंडर 18 में पहली दफ़ा इन्होंने इंटरनेशनल टूर किया होगा और इनके लिए एक बहुत अच्छा ये इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि ये अभी हमारा जो है ना टॉप लेवल वाली टीम्स नहीं है। ये चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये मतलब इनके साथ खेलते हुए डेफिनेटली इनका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। और डे बाय डे ये लड़के इंशाल्लाह अगर इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे तो इम्प्रूव होता जाएगा, और जो कि एक गुड साइन होगा पाकिस्तान सीनियर हॉकी के लिए। उसके बाद हमें जो है ना एक स्लॉट मिलना शुरू हो जाएगा, तो जैसे 18 से जूनियर में और उसके बाद आगे आगे इस तरह से हमारा जो एक चेंज चलना शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान के ग्रुप में टोटल 9 टीमें हैं। हमारे जो पाकिस्तान जिस ग्रुप में उसमें 4 हैं और जो अगेंस्ट ग्रुप है उसमें 5 टीमें हैं बरब। तो मलेशिया और बांग्लादेश की टीमें भी हमारे ग्रुप में। आप क्या समझते हैं कि एक तो ये, फिर दूसरे ग्रुप में भारत, कोरिया, जापान, कजाकिस्तान और चाइनीज़ ताइपे हैं। आप क्या समझते हैं कि इनमें कौन सी ऐसी टीम है जो मतलब हमें टफ टाइम दे सकती है? ये तो खैर मतलब ये चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी, इसमें रियाज भी देखें, ऑब्वियसली इंडिया तो एक डेफिनेटली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, उन्होंने पूरा बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। उनके डेफिनेटली नई स्लॉट जो आई होगी बड़े अच्छे लड़के होंगे। लास्ट में हमने जो 2022 में भी 2023 में खेला था एशिया कप, उसमें हमारा बड़ा मतलब बैक टू बैक मैच 2-1 से हम हारे थे, जो हमारा एशिया ओमान के अंदर हुआ था, शायद आपको याद हो। लेकिन ये कि उनके पास डेफिनेटली वही लड़के फिर वो सीनियर में चले गए थे। अभी हमारा जो है इंशाल्लाह ताला, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, कोरिया भी आप उसको मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दे कैन सरप्राइज एनी टाइम ना, क्योंकि फिटनेस उनकी मैंने देखी है। जापान और कोरिया जो है ना मतलब फिटनेस वाइज ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली मतलब दूसरी टीमों के। तो उसकी जो है जापानीज़ जो है उनकी स्किल भी काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ा काम हो रहा है हॉकी के अंदर। और उनकी लास्ट कुछ टूर्नामेंट्स में उन्होंने फाइनल भी खेले हैं जो एशिया लेवल के ऊपर हुए हैं, और काफ़ी उन्होंने जो है ना अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया और जापान जो है ना वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देंगे। तो इट विल मतलब डिपेंड ऑन पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी, क्या उस स्ट्रैटेजी पे खेलते हैं जी। और अच्छा आसिफ, मतलब स्किल्स तो बहरहाल मतलब बड़ा ज़रूरी है, लेकिन स्पीड, फिटनेस, स्टेमिना आज की जदीद हॉकी में आप क्या समझते हैं इसकी कितनी अहमियत है? देखें, एक तो जिस ज़माने में मतलब एशियन स्टाइल था या जदीद हॉकी ये नहीं आई थी, तो उस वक्त तो बॉडी डॉजेस चलते थे, ये सारी चीज़ें हो जाती थी, उसमें हम बड़ा मतलब
कमांड रखते थे, ऐसे। लेकिन अब हॉकी चेंज हो गई, तो क्या कहेंगे? इसमें रियाज भी देखिए, एक अगर प्रीवियस उसमें हम चले जाते हैं तो हमारा जो भी कुछ था ना, आपको भी पता होगा, ये बॉडी डॉजेस वगैरह से पूरी डिफेंस को जो है ना हमारा फॉरवर्ड बीट कर दिया था, एक सिंगल फॉरवर्ड। तो सर उसकी वजह से अब वाले लड़के हैं उसमें जो है ना रियाज भाई, वो थोड़ा सा डॉजेस से ना मैंने देखा है कि वो रिस्क नहीं लेते, वो बॉल को लेके दोबारा से गेम को जो है ना बिल्डअप करना शुरू कर देते, क्योंकि डॉज जो है ना इटसेल्फ उसके लिए रियाज भाई ड्रिबलिंग होती थी, बॉडी डॉज होते थे, उसके लिए काफी स्किल वर्क आपको जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, देन यू विल डिफीट ओपोनेंट। तो वो, और अगर उसमें रियाज भाई सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा हमारे बड़े बड़े स्टार्स खेलते थे, वो एक प्लेयर को भी बीट कर देते थे ना, पूरी जो आपकी डिफेंस है ना ओपोनेंट की, वो शटर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप मिल जाता है। तो उससे जो है ना रियाज भाई हमारे थोड़े से लड़कों में ना ये जो डॉजेस वाला है ना, ये कम हो गया एलिमेंट। हाँ, फिटनेस इन लोगों को थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली बिकॉज दे आर वेरी यंग, क्योंकि बिलो 18 अंडर 18 आर वेरी, मतलब वो बहुत उनके अंदर एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है। तो इस उसमें जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इनको फिटनेस का कोई लड़कों को इश्यू आना चाहिए। फिटनेस पे इनको कोई मतलब वहाँ पे हमारे को ऐसा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इनको ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो पासिंग की एक्यूरेसी है ना रियाज भाई, वो बहुत बड़ा मैटर करती है, कि अगर मैं अपोनेंट को पास करता हूं, क्योंकि मतलब आपको कहने का मतलब एक्यूरेट और इंटेलिजेंट पास होना चाहिए, और नियरेस्ट टू द पोल, चाहे हम डिफेंस में हो चाहे हम ऑफेंस में हो, तो हमें वहां पे वेरी एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी सी कोई गलती कोई करता है और हम गोल कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जनाब आरिफ भाई, क्रिकेट तो पूरे साल चलती रहती है, हॉकी तो कभी कभी होती है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम हॉकी में थोड़ा सा बेहतर करने जा रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, क्रिकेट के हवाले से ये बताइएगा कि बड़ी मतलब हमने आवाज़ें सुनी हैं बड़े नाक़दीन की, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी और भी मतलब तजियाकार जो हैं बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब सीनियर खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है या एवरेज परफॉर्मेंस है, उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में बात की जाती है कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए, तो नए खिलाड़ियों को तो ये अच्छी बात है कि मौका दिया गया है। बड़ी बात होती है कि जैसे शादाब खान हैं, शाहिद आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मतलब एक इनके मुताबिक एक परसेप्शन है कि इनकी जगह नए खिलाड़ियों को होना चाहिए और इनको थोड़ा सा आराम देना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये नए और पुराने खिलाड़ियों का मसला नहीं होना चाहिए, जो खिलाड़ी परफॉर्म करने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे नए खिलाड़ियों को इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है कि नए टैलेंट जिन्होंने भी परफॉर्मर थे कायदे ट्रॉफी के, नेशनल T20 के, इनको परफॉर्मर को फ़ौरन मौका देना चाहिए। मगर आया ये परफॉर्मर जो है, ये टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं, इनको सही तरीके से ग्रूम किया जाएगा, इनको सही तरीके से पॉलिश किया जाएगा। जब वो आ जाएंगे, आया ये भी सीनियर्स हो जाएंगे, तो फिर हम इनके बारे में भी सोचेंगे कि ये परफॉर्मर हैं। तो जो इस वक्त परफॉर्मर ने, क्रिकेट ऐसा गेम है या स्पोर्ट, जो परफॉर्म कर रहा है उसको इन होना चाहिए, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आउट होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ चूँकि सीनियर्स बात परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते, मगर किसी ना किसी तरीके से इन होते, तो इसका मतलब है कि आपके पीछे कोई आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पीछे जो आपका पूल है वो बहुत मजबूत नहीं है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यकीनन ये खिलाड़ी जो घूम फिर के आते हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि पीछे से बैकअप नहीं होता। तो अब ये जो खिलाड़ियों को जो ग्रुप करने का सिलसिला अभी बांग्लादेश में भी देखा कि आपको अज़ान अवेस को मौका दिया गया, और फजल अब्दुल्ला फजल को मौका दिया गया लास्ट ईयर। दोनों में वो नौजवान नए खिलाड़ी थे, लेकिन आप उनका एतमाद देखते हैं कि वो उन सीनियर खिलाड़ी जो कई सालों से खेल रहे हैं, उनके बरक्स इन नए खिलाड़ियों में जो एतमाद था, ये बड़ी खुशाइन बात थी। बिल्कुल, अब्दुल्ला फजल चूंकि मेरे बहुत करीब से लास्ट ईयर मेरी टीम में थे, कायदम ट्रॉफी में बहुत उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया और सही टाइम पे उनको बिल्कुल कैश किया। खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि उसको सही टाइम पे सही मौके दिए जाएँ प्रॉपर। तो ये अच्छी खुशाइन चाहे से, मगर ये सीनियर्स और जूनियर्स का कम्बिनेशन होता है जो मिलकर एक टीम बनती है। जब ऑस्ट्रेलिया जैसी सीनियर्स की टीम के खिलाफ होते हैं तो आपके पास ये, मगर परफॉर्मर और मेरिट पे आने चाहिए और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आए हम चाहिए। सीनियरिटी या जूनियरिटी की बुनियाद के ऊपर सारी नहीं है ये, मगर जूनियर्स की भी इंडक्शन जो होती है एक हद तक होती है सारी, कि आप किसी चीज़ को जूनियर्स को मौका देते हैं, सही मौके पे देते हैं। बाद दफ़ा जूनियर्स को भी इतने मौके देते हैं, इसमें कई मिसालें हमने, ख्वाजा नाफे को इतनी ज़्यादा हमने मौके दिए गए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था। साइम अयूब की मिसाल है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था, उसको इतनी ज़्यादा मौके दिए जाए, मगर अब उन्हीं खिलाड़ियों पे बात की जा रही है कि ये इतनी ज़्यादा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो ये यकीनन सोचना मैनेजमेंट का काम है, पॉलिश हुई हुई है, हमारे सिस्टम से आते हैं। इस वक्त जो हमारे पास खिलाड़ी आ रहे हैं वो सिस्टम से नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं हमारे जो नेशनल टैलेंट है उसकी बुनियाद पे आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या किसी भी गेम के अंदर की वजह से भी तो आ रहे हैं।
सामने नजर आ रहे हैं। देखिए पीएसएल की वजह से, पीएसएल एक प्लेटफॉर्म है जो सामने एक्सप्लोजर मिलता है, बाकी ये खिलाड़ी जो मेरा PSL कहने का मकसद है जो पीएसएल की जो परफॉर्मर हैं उनकी जो परफॉर्मेंस पीएसएल में होती है उसकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान की टीम में जगह बना रहे हैं। देखिए जो हमारी PSL मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी बुनियाद पे नहीं जगह बना रहे। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप पीएसएल की बुनियाद पे, पीएसएल T20 कमर्शियल क्रिकेट कहलाती है, और पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अभी आपने देखा कि पीएसएल की 40 दिन की यहाँ क्रिकेट हुई और फौरन हम बांग्लादेश चलेगा, यही खिलाड़ी सारे 40 दिन तक पीएसएल खेलते रहे, तो उसकी हारने की बहुत बड़ी वजूहत थी कि आया ये इतने थके हुए थे, ये इतना स्टेमिना था या फिट नहीं थे कि आपने 40 दिन की पीएसएल के बाद और इंडिया की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर बाज खिलाड़ी टेस्ट टीम में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बैलेंस हमारे यहाँ नजर नहीं आता कि टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोग T20 में आ जाते हैं, T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वनडे में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा हमको। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह से बेहतर हो सकती है कि अब हम पाबंद करें जो सीनियर खिलाड़ी हैं कि भाई कम से कम आप इसमें 4 या 5 मैचेस पार्टिसिपेट करें, उससे बेहतरी आ सकती है? देखिए बेहतरी की बुनियाद तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर एक जो सिंगल जो बात होती है वो ये होती है कि सबसे ज़्यादा बेहतरी ये है कि काम जो है मेरिट पे किया जाए, हॉनेस्टी से किया। जब आप हॉनेस्टी से और मेरिट पे चीज़ें करना शुरू करेंगे, हाँ खुलूस नीयत के साथ आप ये सारी चीज़ें नेक नियति के साथ शुरू करेंगे तो रिजल्ट भी उसके फिर वैसे ही आएंगे। और उस अगर डोमेस्टिक क्रिकेट तो सेकंड फेज है, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है तो उससे पहले जो उनका पहला फेज है क्लब लेवल का, जो ग्रास रूट लेवल कहलाता है, तो वहां पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, उसको बेहतर नहीं करेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा जो टीमें उभर के आती है उनका ग्रास रूट लेवल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, उनका जो ग्रास रूट लेवल का जो टैलेंट होता है, फिर वो उनको जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो लोग खेल लेते हैं, जिस फैसिलिटीज़ के साथ वो लोग खेल लेते हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। जिस तरह भी आपने हॉकी की बात की कि अंडर 18 की टीम, हमारी टीम ने इतना अच्छी परफॉर्म दी है, तो यकीनन इसका मतलब है ग्रास रूट लेवल पे कुछ थोड़ा सा बेहतरी हुई होगी, तो 18 में नहीं यहाँ काम किया, और इसको पिक करना चाहिए बजाय इसके को छोड़ देना चाहिए। इस लेवल पे काम करें जब हमारे पास ये नेचुरल टैलेंट है जो आपके पास आ रहा है, मगर जब भी अगर ऊपर जाएंगे और उस तरह काम नहीं होगा तो फिर वो नताइज जितने ऊपर जाते हैं नताइज उतने अच्छे नहीं आते। अहमद दानियाल हो गए, इरफात मिनास हो गए, और इसी तरह से रोहिल नज़ीर, उनकी मतलब जो उनको लिया टीम में, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुनैन शामिल नहीं है इसमें। एक चीज़ हुनैन शाह को टीम से ड्रॉप किया गया है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन क्या है? देखिए जिस तरह हुनैन शाह की आपने बात की, तो हुनैन शाह है, फिर वो अली रजा थे, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो अरफात मिनास को लिया, इनके भाई है सुमेर मिनास, जिसने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों भाइयों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बैटिंग का मुजाहरा किया पूरे पीएसएल के अंदर, और जिस कॉन्फिडेंस से, जिस ब्रेव इनिंग्स उन्होंने खेली है, तो यकीनन वो भी टीम का हिस्सा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बैट्समैन होंगे। और रिजवान का जो मैं समझता हूँ कि सारा एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नजर आया। आपने बांग्लादेश में भी देखा कि एक जगह जब आपको रिव्यू लेना था तो विकेट कीपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू लेना, तो जब कप्तान ने पूछा अच्छा रिव्यू लेने के लिए, तो उसने कहा भाई आप देख लो, खुद ही अपनी मर्जी, आपकी जो देखना चाहो ले लो। अच्छा। तो जब इस तरह का एटीट्यूड होता है तो मैं समझता हूँ कि रिजवान के साथ जो एक होता है ना, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं है, तो मुझे लगा कि रिजवान का मूड नहीं है। अच्छा। परफॉर्मेंस अलग चीज होती है, मूड अलग होता है, तो कुछ इस तरह की चीजें नजर आई हैं। अच्छा आसिफ, माशाल्लाह आप जो है मतलब न सिर्फ जूनियर टीम के साथ और भी मतलब टीमों के साथ काम करते रहे बहैसियत कोच, आप मतलब ग्राउंड पे जानते भी हैं। आप क्या समझते हैं कि मतलब टीम का सिलेक्शन जो है वो सही हुआ है, इसलिए कि यही टीम अभी तो खैर एशिया कप में शरीक है, लेकिन इसके बाद आपने दुनिया की बड़ी टीमों से खेलने, क्या कहेंगे? डेफिनेटली एक जो हमारा इन्होंने अभी स्लॉट सेलेक्ट किया है, क्योंकि पहला चांस है इन प्लेयर्स का, उस पर माइट भी कोई एक आध में होता है, हो जाता है, ओवरलुक हो जाता हो, लड़का सिलेक्शन की उस पर ना हो, कंसिडर हुआ हो, लेकिन इन्होंने जो ये अगर कॉम्बिनेशन बनाया तो बस वही वाली बात है कि इनको अपना जो है ना विजन, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो आगे लेके जाना है। बेसिकली पाकिस्तान जूनियर मतलब अंडर 18 और यहाँ तक नहीं रहना, अभी डेफिनेटली एक सीनियर टीम के लिए इन्होंने एक स्लॉट तैयार करना है, क्योंकि हमारा जो है ना, जब तक ये चीज़ रियाज भाई हमें नहीं मिलेगी ना, पीछे से हमें बैकअप नहीं मिलेगा ना किसी भी चीज़ का, तो हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और हमारा सिलेबस जो है ना रियाज भाई, वो सेम होना चाहिए। मैं कोचिंग करूंगा, मैं कुछ और बताऊंगा, मेरे से जो नया आएगा वो कुछ और बताएगा, दे आर कंफ्यूज्ड। वो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है जब हम सब्जेक्ट या हमारा सिलेबस डिफरेंट होता है, यार आज भी मुझे नहीं पता चलेगा। अच्छी बात की आपने। तो सर मैं इसलिए थोड़ा सा बोलता हूँ कि जो हो वो जो इन्होंने, जैसे बहुत मुझे खुशी है राज भाई कि हमारे 3 फॉर्मेट्स बने हुए, अब तीनों कोचेस जो भी टीमों के मैनेजमेंट है वो सिर्फ दे आर ऑल इन वन सेम पेज। अब इनका कोचिंग का जो स्टाइल है, वो भी जो टेक्निक्स है वो, ताकि लड़के जो जैसे ना स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूव करते जाएं। जैसे शॉर्ट कॉर्नर है, जो हमारी गलतियां हैं वो हम यहाँ से शुरू करें 18 से, कि जो हमारी मिस्टेक्स होती है ना कि हम कैजुअल हो जाते हैं आज भाई, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम हर चीज़ को ना बहुत ईजी ले लेते हैं।
लास्ट में भी आपको मैंने बताया था रियाज भाई कि हम एक गोल करते हैं ना, हम समझते हैं हम पूरा मैच खत्म हो गया, सही। नहीं वो नहीं होता, उसके बाद तक हम उसको टिल लास्ट सेकंड आपने देखे होंगे रियाज भाई। तो इसलिए ये चीज़ हमें हमारी जो मैनेजमेंट है उसको ऐसा प्लान करना चाहिए कि इन्हें जो है ना सिलेबस इनका सेम हो ताकि Same डर हो। का कंफ्यूजन। अच्छा आसिफ, ये बताएं कि हमारी जो जूनियर टीम है इसमें मतलब कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें आप समझते हैं कि बेहतर है, और वो कौन सा शोबा है जिसमें हमें अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, कमज़ोर है, इसलिए कि फ्यूचर में जैसा मैंने पहले कहा कि हमें यूरोपियन टीमों से आगे खेलना होगा। रियाज भाई इसमें जो मैंने जो देखा, हमने पहले भी देखा अभी, और नॉर्मली मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना हर बंदे की कोशिश होती है स्ट्राइकर की वो गोल मार दे। सही। हालांकि जो बाहर की जितनी भी बड़े बड़ी टीम्स होती हैं उसकी जो असिस्ट करने वाला होता है ना उसको ज़्यादा वो लाइक करते हैं कि जो गोल करवाता है, जो गोल करता है वो नहीं है एक्चुअल, तो गोल करवाने वाला होता है ना वो नहीं। लेकिन वो हमारे यहाँ थोड़ा सा इंडिविजुअल बंदा होता है, जैसे मैं अगर बन भी रहा ना आपका गोल, लेकिन मैं उसको चाहूंगा कि जैसे एक ज़बान में शहबाज सीनियर मतलब उनको आप क्रेडिट देंगे कि वो अंदर पास देते थे और कोई ना कोई मतलब उससे फायदा उठाता था, वो तो सेंटर फॉरवर्ड वो रियाज भाई वो इतना था कि जो कहते हैं ना बिल्कुल केक जो है ना आपकी प्लेट में रखे तशरीफ रखे आप इसको खा लें, तो मतलब वो शहबाज भाई तो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको पता है उनको पूरा बीट कर देते हैं सबको कि बस खाली गोल। कामरान अशरफ उससे बड़ा फायदा उठाते, नो डाउट, क्योंकि कामरान भाई की सबसे अच्छी बात ये थी उस पोजीशन पे वो पहुंचते। सर देखिए इजाज भाई, मतलब रियाज भाई इसमें होता ही है कि आपके साथ जो है ना जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो प्लेयर भी अंडरस्टैंड कर रहा हो ना, उनको बहुत सारी जगहों पे अंडरस्टैंडिंग, ये जो रियाज भाई मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जूनियर टीम से, ये लड़कों की वो होनी चाहिए। और पुराने जमाने में रियाज भाई आपको पता था ऐसे प्लेयर होते थे, उन्हें पता था मैंने यहाँ बॉल फेंक दी बगैर देखे, वो मेरा लेफ्ट विंग लेके चला गया होगा उठा के, और सेंटर फॉरवर्ड ऑलरेडी गोल पोस्ट के पास कनेक्शन के लिए होता था। लेकिन रियाज भाई ये वाला अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, ये हमें जब तक क्रिएट नहीं करेंगे ना तब तक हम डेवलप करना पड़ेगा, बहुत डेवलप करना पड़ेगा। बहरहाल जनाब ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, और इस वक्त का एक ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी आरिफ वही साहब, रोहिल नज़ीर और जनाब गाजी गौरी, ये 2 विकेट कीपर हैं, आप क्या समझते हैं कि हमें इनको मतलब किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए, कितनी मतलब हौसला अफजा है इनकी शमूलियत? देखिए जिस तरह ये बोर्ड का प्रोग्राम नज़र आया, जूनियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा कि पिछले दिनों कई जूनियर्स को मौका थे, तो उसी का एक ये तसलसल है। मगर रोहिल नज़र के साथ तो इसमें तो काफ़ी 7-8 साल से उनका नाम लिया जा रहा था कि वो आ रहे हैं, वो इन हुए आउट हुए, ना हुए आउट हुए, तो चले बहरहाल अब उनको मौका दिया जाए। अब अगर उनको मौका दिया जाए तो उनको भरपूर मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि एज ए जूनियर्स जो है, तो उनको इस मौके पर अगर मौका मिले तो अच्छी तरह प्रूफ करना होगा कि वहाँ पर अपनी एबिलिटी, क्योंकि काफ़ी 5-6 सालों से वो लेक कर रहे थे, इन हो रहे थे, आउट हो रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मगर ये कि अभी जो गाजी गौरी की जहाँ तक बात की जाती है, तो गाजी गौरी एक अच्छे
फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, विकेट कीपर हैं, उनका नाम आया है, तो यकीनन वो एक अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी हैं। तो जितने भी जूनियर्स खिलाड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब भी मौके मिले तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मगर आप देखेंगे इसी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है, इसमें बड़ा अच्छा मवाजना होगा हमारे जूनियर्स का, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी आ रही है, उनकी टीम में एक अंडर-19 का कप्तान भी है, उनके 4-5 जूनियर्स भी आ रहे हैं। तो आप अब ये फ़र्क देखिएगा कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है और जो उनके जूनियर्स हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, ये थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे तो हमको पता चलेगा। हमारे जो सबसे जो स्पोर्ट्स या क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रही है कि हमारे एक स्टैंडर्ड का फ़र्क आ गया है। हमारे ये टॉप लेवल का जो परफॉर्मर है और जो उनका वहाँ से जो क्रिकेट शुरू होती है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। इंटरनेशनली और पाकिस्तान का हमारी डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा गैप है, जिसको गैप पे करने पर चाहिए। इसी को इस स्टैंडर्ड को जो हमारे जो बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिचेस का मियार है, इन चीज़ों को आपको बेहतर करना पड़ेगा। जब तक हम स्टैंडर्ड को उनके मीट नहीं करेंगे, वो जितनी अच्छे हमारे टैलेंटेड खिलाड़ी आ जाए, मगर उनमें गैप जो रहेगा जिसकी वजह से हमारे नताइज इस तरह करेंगे। अच्छा, लेकिन आरिफ भाई एक प्रॉब्लम ये भी है ना, जो अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की या मैं बात करूंगा इंग्लैंड की या और न्यूजीलैंड वगैरह की, जब ये अपने जूनियर या नए खिलाड़ियों को लेके आते हैं तो इस चीज़ है कि अगर वो फर्स्ट या सेकंड मैचेस में नाकाम भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 4-5 मरतबा मुसलसल मौके देते हैं, मतलब पूरी तरह से उनको टेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है बदकिस्मती से कि अगर कोई नया लड़का जिसकी पीछे कोई लॉबी नहीं है, अगर वो पहले मैच में या दूसरे मैच में मतलब नाकाम हो जाता है तो फिर उस फारिग हो जाता है। तो ये जो है बड़ा प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, बिल्कुल ये तो क्रिकेट का जो पार्ट है, जो ऐसा है कि इसके अंदर फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई ये नहीं है कि वो जितनी दफ़ा आएगा उसी दफ़ा सक्सेस भी हासिल करेगा या परफॉर्म करेगा। मगर आपने उसका देखेंगे पिछले दफ़े उसके कहते हैं ना कि फॉर्म जो है आपकी जो है टेम्परेरी होती है और स्किल जो है परमानेंट होती है। तो आप उसकी स्किल की बुनियाद पे वो यहाँ पर आया, तो उसकी स्किल को पॉलिश करना, उससे काम लेना, उससे परफॉर्मेंस लेना, फिर ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है। जो इतने कोचेस जो हायर किए जाते हैं कि आप इतने अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी है, परफॉर्मर खिलाड़ी है, आपने उससे काम क्यों नहीं लिया? मगर मौके भरपूर देने चाहिए। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी टैलेंट को मौका दे दिया जाता है, मगर आप दूसरी दुनिया में देखें, ये तो ऑस्ट्रेलिया में इसलिए उनके आ रहे हैं इस दफ़ा यंगस्टर ज़्यादा कि उनके जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं वो नहीं आ रहे हैं। वरना ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा मैच्योर्ड खिलाड़ी को थोड़ा सा मैच्योर्ड करा के लेकर आते हैं, इतनी जल्दी लेकर नहीं आते, वो सही टाइम पे सही खिलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अर्ली भी खिला देना बाज़ दफ़ा खिलाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सही। अच्छा, अपना आसिफ, आसाम हैदर अंडर 18 हॉकी टीम के कप्तान हैं। आपने तो सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के ज़ाहिर आप कैंपों में रहे हैं, ऑफिशियल रहे हैं, आप ज़्यादा जानते हैं क्या कितना मतलब इनमें टैलेंट है। जैसे अब इन्हें कप्तान बनाया गया, आप समझते हैं कि ये फ्यूचर में मतलब आगे जा सकते हैं सीनियर टीम के लिए? बिल्कुल रियाज भी देखें, अभी तो ये उसका पहला एक इवेंट है, कैप्टनसी कर रहा है, थोड़ा सा माइंड भी देखें, प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि मतलब एक बंदा एज अ प्लेयर खेलना और एक कैप्टन खेलना, वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। और स्पेशली इस एज में तो लड़के ज़रा उसको समझ भी नहीं आ रहा होता। लेकिन डेफिनेटली वो इट्स ट्रेनिंग, ये उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड ही है, बड़ा अच्छा पीरियड है कि उसको अच्छी टीम मिल गई है, कि अच्छा उसको एक स्टार्ट भी मिल गया है। तो इससे मोटिवेशन डेफिनेटली प्लेयर्स में भी हुई होगी और उसके अंदर खुद भी होगी, क्योंकि जब एक जीती हुई टीम का कैप्टन होता है ना रियाज भाई, उसकी तो डेफिनेटली उसकी जो अच्छी वो होती है फीलिंग, वो बोलता है कि ठीक है मैं सही जा रहा हूँ। अब लेकिन ये कि इंशाल्लाह अब देखते हैं, पता नहीं होता ना कि कब क्या हो, किस तरह से। सही। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी दिनों बाद हमने बड़ी खुश कुन खबर सुनी कि पाकिस्तानी जो टीम के खिलाड़ी हैं उनको अब $110 डेली अलाउंस मिलेगा। लेकिन ये परमानेंट होना चाहिए, ये तो सिर्फ एक प्रो लीग के लिए नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि अभी खिलाड़ियों का जॉब और कैरियर का तो मसला है, तो बहुत मसला है रियाज भाई, वो सबसे बड़ा मसला ही वही है जिसकी वजह से हमारे हॉकी का जो बुरा हाल हुआ है वो यही हुआ। मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की थी, तो उसकी वजह से ये हुआ है। मतलब हालांकि उन्होंने हिदायत तो जॉब और कैरियर के लिए भी दी है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी टीमें बनाएं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब इधर भी मतलब नौजवान खिलाड़ियों की जो जॉब्स का है वो मसला भी हल करें। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं रियाज भाई आप। उनका डेफिनेटली हमारे अच्छा है एक प्लेयर होगा, क्योंकि उनका क्लेम भी यही था कि हमें पैसे नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, और बड़े अच्छा भी नहीं लगता कि इस तरह के वो स्टेटमेंट्स आए लोग इस तरह। उन्हें फोकस अपने रियाज भाई गेम पे करना चाहिए कि वो ज़्यादा ठीक है, इंशाल्लाह ताला जीत के आए खेले। वो डेफिनेटली मिला तो था, जब जीत के आए पैसा मिला भी तो था ना, उस चीज़ को भी तो लोगों को रिमेम्बर करवाएं कि हमें इतने पैसे मिले। देखें ना रियाज, ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपने मोहसिन नकवी साहब ने भी उन्हें मतलब, मैं वही वाली बता रहा हूँ ना रियाज, अच्छा नहीं लगता हम सिर्फ यही बोलते रहे हमें डेली नहीं मिल रही यार, आपको अच्छा अमाउंट मिला है,
हाँ वो सब देखे ना, हमने इस प्रोग्राम में अप्रिशिएट किया ना कि Exactly. $110 मतलब बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, और वो भी मिला। अब $110 अगर उनको मिल रहे हैं, इट्स अर्निंग डेली। बिल्कुल। इसके अलावा अगर ये परफॉर्म करते थे देन दे विल डेफिनेटली अर्न मोर मनी। अच्छा, प्रो लीग में जनाब टीम जा रही है, इससे पहले जी। तो हम 4 मैचेस हार गए थे, अब जनाब इंग्लैंड से, स्पेन से, बेल्जियम से जी। और इंडिया से। इंडिया से। तो आप क्या समझते हैं, पिछली जो हमने 8 मैचेस हारे हैं मुख्तलिफ 4 टीमों से, अब समझते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, आएगी? मेरे ख्याल से रियाज भाई, अगर वो ना हो, क्योंकि बेल्जियम हो गई या स्पेन हो गई, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्योंकि नंबर 1 पे जा गई हुई अभी बेल्जियम जो है वर्ल्ड में है, सही। और स्पेन भी हमने उसको देखा है कि उनके भी काफ़ी स्किलफुल प्लेयर्स हैं, और बड़ा मतलब वो सरप्राइज कर जाते हैं कि आप अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो किसी भी चीज़ के लास्ट स्टिल होते हैं। हाँ, जहाँ तक रह गई इंडिया, वहाँ एक हमारा जज्बा ही अलग होता है। सही। तो पाकिस्तान अगर चाहे तो मेरा है कि मतलब मुझे उम्मीद भी है कि हमारी टीम अगर उसमें कोई अपसेट करेगी ना तो डेफिनेटली कुछ रैंकिंग ऊपर आ सकती है, क्योंकि सर अभी दे आर ऑन द बिल्कुल बिलो। उम्मीद पे दुनिया का है, इंशाल्लाह ताला अच्छा हो, जहाँ यहाँ तक अगर अच्छा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई साहब, जनाब आप तो ज़ाहिर है सारे खिलाड़ियों के जूनियर हैं, उनके साथ से हैं, और फिर कराची की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, नो डाउट। और आप रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 1 के जनाब सेक्रेटरी भी हैं, और हर वक्त ज़ाहिर है ग्राउंड में होते हैं, और माजी करीब में आप जो है पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्क्वाड है उसको आप मैनेजर भी रहे। आप क्या समझते हैं इस वक्त कराची में क्रिकेट की जो सूरत हाल है वो आइडियल है, या है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, आइडियल तो कहीं कभी भी नहीं होती, और इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप कहते हैं कि आइडियल नहीं है, और वो आइडियल होंगी भी नहीं, चीज़ें कभी आइडियल नहीं होती। हमें इन आइडियल जो माहौल नहीं होता उसमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और साबित करनी चाहिए, और ये जो अनआइडियल माहौल होता है इसको आइडियल बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये तो आइडियल तो चीज़ ही नहीं होती। तो हम ये कराची में मेहनत करते हैं पिछले 2-3 साल से, जो जब से नदी उमर साहब आया, हमारा एक पूरा पैनल आया, तो बेतहाशा क्रिकेट कराची में कराई गई, और जिसका रिजल्ट भी यही है कि अभी कराची की टीम ने कायदम ट्रॉफी भी जीती, और अभी जो नेशनल T20 का फाइनल ईद के बाद 6 तारीख को होने जा रहा है, तो उसमें भी कराची की टीम फाइनल खेल रही है। रमज़ानों में जो नेशनल T20 हुई थी तो उसके अंदर भी फाइनल कराची की टीम खेल रही है। तो नताइज जो है ना, नताइज बेहतरीन जो स्केल होते हैं, नताइज बेहतरीन बेंचमार्क होते हैं किसी भी चीज़ को जांचने के लिए कि आपका स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर कहाँ खड़ा हुआ है। हम भी मतलब ये चाहते हैं कि हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब मौके दिए जाएँ। तो पिछले हफ्ते हमने आपके एक मुनीर शान, उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया था, जिन्होंने अपने पहले ही मतलब मैच में पहले ही ओवर की पहली गेंद पे विकेट ली थी। वो मेरे ख्याल से आपकी टीम में भी, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? जी, वो मुनीर आलम की शायद बात कर रहे हैं। हाँ, मुनीर आलम वो बहुत अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। तो उन्होंने अभी जो पहली गेंद पे जो वहाँ पर मैच खेला था तो उन्होंने विकेट ली थी, और मोहम्मद रज़ा जो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं कराची के, नेशनल लेवल के, तो उनकी विकेट ली थी, तो बहुत अच्छा उनको बस इम्प्रूव था। तो अभी वो जाहिर है कि उनके तो यही जैसी है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन भी है उनके अंदर। सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखता हूँ आजकल खिलाड़ियों में जो नहीं है कि पैशन, जिस तरह अभी आसिफ भाई बात कर रहे थे कि अगर डेलीज की बात होती है तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम प्रोफेशन की तरफ तो चले गए। प्रोफेशनलिज्म अच्छी बात होती है, मगर जो पैशन होता था खिलाड़ी का कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, अपने शहर के लिए खेलना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है उस सारी चीज़ों। तो मगर कमर्शियलिज्म अब सारी स्पोर्ट्स में आ गई है सारी, और कमर्शियलिज्म और स्पोर्ट्सिज्म अभी साथ साथ चल रहे हैं, और अच्छी बात है। जब तक खिलाड़ियों को साथ साथ कमर्शियलिज्म नहीं होगा, उनके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग्स नहीं होंगे, तो वो चीज़ें होंगी। मगर ध्यान में जो रखना चाहिए वो पैशन को रखना चाहिए कि हम किस मुल्क के लिए खेल रहे हैं, किस सिटी के लिए, किस रीजन के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। मैं समझता हूँ कि ऑनर को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो मतलब आप मुतमईन और खुश हैं कि इस वक्त कराची क्रिकेट जो है सही सिमत में गामजन है, या कहीं से आपको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी? मतलब नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये तो कोशिश करनी बात है, जहाँ आदमी मुतमईन हो गया, खुश हो गया, तो वहाँ तो फिर आदमी का स्टॉप हो जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हल्के हैं क्रिकेट के कराची में जिनके मतलब तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स के अंदर आपको कितनी ज़्यादा, क्रिकेट में तो ये चीज़ें बहुत कम है। मैं ख्याल में पाकिस्तान में अगर किसी गेम में थोड़ा बहुत अगर आपको डिसिप्लिन नजर आता है या थोड़े बहुत मैनेजमेंट नजर आती है, वो इसी गेम क्रिकेट ही है। तो इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात वो लोगों को रहते हैं और हमेशा ही से रहेंगे। हम जब प्राइज़ देते हैं तो 50 लड़कों को बुलाते हैं, हमने 20 लड़के
सेलेक्ट करने होते तो 30 लड़कों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह रहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो गई है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो सारी उम्र चलते रहेंगे, मगर आप अपनी नीयत से काम कर रहे हैं कि आपने अगर मेरिट पर बच्चों को सेलेक्ट किया, आपने चीज़ें तो अगर आप अंदर से मुतमईन है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि मेरिट पे और ईमानदारी से काम को प्रमोट किया जाए, जिसके कराची में बेहतर नताइज भी सामने आए। और इसमें अंदर यकीनन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से खुर्रम नियाज़ी साहब ने बहुत डोमेस्टिक का जाल बिछाया, या नकवी साहब की इंटरेस्टेड हैं कि इन चीज़ों को सही करने के लिए क्रिकेट को, मगर क्रिकेट क्वांटिटी की तरफ तो जा रही है, क्वालिटी की तरफ नहीं जा रही है। जब तक हम क्वांटिटी से अगर क्वालिटी की तरफ नहीं आएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, बस नहीं बनेगा। अच्छा आसिफ, ज़ाहिर है अभी प्रो लीग हो जाएगी है जी, हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ रेट कर रहे हैं, और उसके बाद जनाब अगस्त में हॉलैंड और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो हमारा बड़ा इम्तिहान होगा, और वो इम्तिहान उन लोगों के भी होगा जो काफ़ी अरसे बाद अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आए हैं, और मतलब ये कि वो बड़ी अभी तो ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ बड़ी एहसन तरीके से निभा रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं रियाज भाई, हमारी दुआ है अल्लाह करे कामयाब हो, डेफिनेटली पाकिस्तान इंप्रूव करेगा तो हमें खुशी होगी, कौन सा ऐसा होगा। और जो भी मैनेजमेंट होती है रियाज भाई, कोई ऐसा नहीं मेरे ख्याल से चाहता हो कि हाँ डेफिनेटली जो कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था मैनेजमेंट में तो वो ज़रा बद्दुआ है वो करता है, लेकिन रियाज भाई ये होना नहीं चाहिए। डेफिनेटली देखिए, अगर हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा ना, जैसे रियाज भाई हमारे प्लेयर्स की डिमांड बढ़ती है इंटरनेशनल हॉकी में, लीग्स में जाते हैं तो देर मतलब वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं कि यार हम चौथी नंबर की टीम के प्लेयर हैं या हम तीसरी नंबर की हैं। अब रियाज भाई अब आप बताए ना कि जब हमारी पोजीशन ही कुछ नहीं होगी तो हम कैसे बार्गेन करेंगे। वो बोलेंगे भाई आप हमारे पास तो टॉप टीमों के प्लेयर अवेलेबल है, तो वाई वी आर इनवाइट यू, तो हम क्यों करेंगे। तो इसलिए रियाज भाई थोड़ा सा हमें डेफिनेटली वही वाली बात है कि ये हमारे पास एक समझे टर्निंग पॉइंट है ये बहुत। अच्छा, अम्माद शकील भट्ट जी ज़ाहिर क़यादत कर रहे हैं, एग्जैक्टली किस तरह से देखते हैं उनकी क़यादत को? पिछले दिनों उन्होंने बड़ी मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद फिर एक मतलब पहुँचा लाए। बहरहाल हमारी दुआएं अम्माद शकील भट्ट और पूरी टीम के साथ हैं। क्या कहेंगे? नहीं, वो डेफिनेटली रियाज भाई कुछ उनके कंसर्न्स होंगे जो उन्होंने फेस किए होंगे, जो उन्होंने शेयर किए, और डेफिनेटली के बीइंग अ कैप्टन उसने अपने इसके ऊपर बात की है। लेकिन रियाज भाई है ये कि वो है फाइटर, उसकी बहुत अच्छी टैलेंट है, बड़ा एक्सपीरियंस है उसको, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करता है, इसलिए हमने देखा कि उसके नेशनल बैंक से डेफिनेटली वो भी और नेशनल बैंक का बड़ा किरदार रहा है स्पोर्ट्स की तरफ। रियाज भाई मैं ये समझ टीमें बनने की क्या पोजीशन? बस रियाज भाई प्रोसेस इंशाल्लाह है, थोड़ा अर्ली हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था रियाज भाई इंशाल्लाह एवरीथिंग इज इन पाइपलाइन ना, और नेशनल बैंक जो है ना बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है इसके। वेरी गुड। जनाब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, हम चाहते हैं कि एक एक मतलब आपसे अब बहुत सारे मैंने सवालात किए, बातें भी की हैं, क्रिकेट के हवाले से कोई बात हो तो ज़रूर कीजिएगा मुख्तसर। देख, क्रिकेट के हवाले से यही है कि मैं समझता हूँ कि आजकल जितनी मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है तो उसके अंदर जो है आपको स्किल के साथ साथ फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, डिसिप्लिन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैं नौजवानों से चूँकि बेटा काम मैनेजमेंट मेरी तो, और हमारे अहम और सीनियर खिलाड़ी मतलब अहम मौक़ों पे ही वो जो है अनफिट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये फिटनेस के तो बड़े इश्यूज है ना, तो अगर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो अपने आप को सुपर फिट रखना पड़ेगा। ये किसी भी गेम के अंदर आपने जाना जाएगा, किसी भी गेम को आपने पिक करना है, अडॉप्ट करना है, तो आपने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है फिटनेस के वो भी आपको मेंटेन करना। जी आसिफ, बस रियाज भाई मेरी एक दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान हॉकी को बहुत ज़्यादा मतलब उसके इम्प्रूवमेंट आए, और स्पेशली ये जो 2 इवेंट आ रहे हैं और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो नेक नियति के साथ, और प्लीज़ यार मतलब मेरी सर दुआ ये है कि मैं खुद बोलता हूँ कि कंट्री के लिए करें जो करें, कि आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ सिर्फ पाकिस्तान हॉकी में सिलेक्ट हुआ, उससे खेला तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये सारा कुछ पाकिस्तान हॉकी का दिया हुआ है हमें। और जिन्हें भी बहरहाल जो भी वो हैं उनको नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव रहें और दुआ करें हमारी हॉकी इंप्रूव हो। सही। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। आसिफ अहमद खान आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपसे कहेंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ। जनाब ये था हमारा आज का शो, यकीनन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह ताला किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।